हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ में। एंड इसकी PDF जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एंड 5th सेमेस्टर के जो है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे एग्जाम के लिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड विद सॉल्यूशंस, एंड कुछ वीडियो लेक्चर्स जो है वो भी अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें आप जा करके एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है। एंड नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर आपको मिलेंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं विद आंसर्स है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको टॉपिक्स का थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मेंट बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ से हम लोग क्या समझते हैं? तो सिंपली प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ की डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो सिंपली होती क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़? किसी भी सब्सटेंस को, मतलब किसी भी ड्रग को बनाने के पहले जो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी होती है, उसे जो है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन आ गई, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फॉर्मुलेशन इज नोन एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। तो सिंपली ड्रग सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना, उसे बनाने के पहले, उन्हें जो है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। सो द रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। तो अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वस फेज के बीच में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसका जो रेशियो होता है इक्विलिब्रियम पे, उसे जो है पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग इन एक्वस फेज, या फिर ये कहें वाटर फेज। ठीक है, एंड ये चीज़ क्या है, ये रेशो इक्विलिब्रियम पे है, तो उस चीज़ को जो है पार्टीशन कोफिशिएंट सिंपली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ड्रग रेसिमाइजेशन। तो अब ड्रग रेसिमाइजेशन क्या होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो रेसिमाइजेशन क्या है, प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स के अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है। सो अब रेसिमाइजेशन होता क्या है, या फिर ये कहें ड्रग रेसिमाइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ वन इनैंशियोमर ऑफ अ ड्रग इनटू अदर इनैंशियोमर इज नोन एज ड्रग रेसिमाइजेशन। तो ड्रग का एक इनैंशियोमर का दूसरे इनैंशियोमर के अंदर कन्वर्ट होना जो है वो रेसिमाइजेशन कहलाता है। जैसे हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एल आइसोमर एंड डी आइसोमर। तो एल का डी में कन्वर्ट होना, डी का एल में कन्वर्ट होना, एक इनैंशियोमर का दूसरे इनैंशियोमर के अंदर कन्वर्ट होना जो है वो ड्रग रेसिमाइजेशन या फिर सिंपली रेसिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका मतलब क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोई भी एक सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उस चीज़ को जो है सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर केमिकल प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। तो प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स के अंदर फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं। तो हमसे ये पूछा गया यहाँ पर कि केमिकल प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं वो कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 प्रॉपर्टीज देखी थी। फर्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज रिडक्शन, फोर्थ इज रेसिमाइजेशन एंड फिफ्थ इज पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यूनिट सेकेंड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिसइंटीग्रेंट्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो पहले हमें ये बताना है कि डिसइंटीग्रेंट्स जो है वो होते क्या हैं, उसके बाद में उसके 2 एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर एंटर करा जाता है, जिससे कि जब हम उस डोजेज फॉर्म को ले लें उसके बाद में जहाँ पर उसे जाकर के ब्रेक डाउन होना है, तो ब्रेक डाउन में मदद करते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो हैं इन्हें ऐड करा जाता है, जिससे कि उसका ब्रेक डाउन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में वो ईजिली हो सके। तो डिसइंटीग्रेंट सिंपली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ड्रग सब्सटेंस को टूटने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं स्टार्च एंड सेलुलोज। इन दोनों को जो है डिसइंटीग्रेंट्स या फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 टेस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स। तो टैबलेट्स के इवेल्युएशन के लिए किन्हीं भी 4 टेस्ट के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सिंपली 4 टेस्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, दूसरा है डिसोल्यूशन टेस्ट, तीसरा है फ्राइबिलिटी टेस्ट एंड चौथा है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब हमने अभी देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में टैबलेट जो है वो ब्रेक डाउन होती है, तो वो चीज़ जो है उसको चेक करना जो है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कहा जाता है। देन डिसोल्यूशन मतलब कि वो किस तरीके से डिसॉल्व होगी, कितने क्वांटिटी के अंदर, एंड वो सारी चीज़ें जो है वो डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर आती है। फ्राइबिलिटी टेस्ट जो है ये स्ट्रेंथ की टेस्ट होती है कि मतलब एक जो टैबलेट है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के टाइम ही अगर वो टूट गई तो वो चीज़ सही नहीं होगी, तो इसलिए फ्राइबिलिटी टेस्ट करा जाता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो जितने भी इंग्रेडिएंट उस टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसके अंदर है या फिर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ल्यूब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। तो टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर जो ल्यूब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट यूज होते हैं उनके दो एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, ये फ्रिक्शन को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम स्टीयरेट एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। देन ग्लाइडेंट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है टेक एंड फाइन सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स। तो टैबलेट्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट इज बाइंडिंग इन द डाई, मतलब जो डाई कैविटी होती है उसके अंदर ही टैबलेट जो हम बना रहे होते हैं तो वो चीज़ उसी के अंदर चिपक जाती है। पिकिंग एंड स्टिकिंग का मतलब है जो पंच होता है उसके अंदर जो टैबलेट का कुछ पार्ट है वो रह जाता है। क्रैकिंग का मतलब ये है कि क्या होता है कि क्रैक्स जो है उसके कॉर्नर्स पर वो आ जाते हैं। ठीक है। देन एक्सेसिव वेट वेरिएशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है उसके अंदर कंटेंट। सॉफ्ट टैबलेट का मतलब टैबलेट जितनी होनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, तो वो चीज़ भी एक जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। मॉडलिंग का मतलब कि जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तरीके से नहीं हो रखा, मतलब यूनिफॉर्मली जो है कलर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस चीज़ को जो है मॉडलिंग कहा जाता है। देन वेरिएशन ऑफ मेडिकामेंट कंटेंट मतलब मेन जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देन फिजर्ड और पिटेड सरफेस मतलब उसके जो सरफेस है वो तरीके से जो है वो स्मूथ नहीं हुए हुए हैं। ठीक है। तो ये थे सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स टैबलेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनालिस्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर लिक्विड ओरल्स। तो लिक्विड ओरल्स मतलब जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनके लिए जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो यहाँ पर हमने 3 तरह के जो लिक्विड ओरल्स या फिर 3 तरह के जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनके जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो लिख रखे हैं। एक तो सॉल्यूशंस के लिए, एक सस्पेंशंस के लिए एंड एक इमल्शंस के लिए। तो सॉल्यूशंस के लिए क्या होंगे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट मतलब कंटेंट जो है वो प्रॉपरली पूरे के पूरे ड्रग के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। देन उसका पीएच चेक करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास मतलब मास जो है वो पूरे के पूरे जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नहीं है। देन कंसंट्रेशन ऑफ थेरापेटिक एजेंट मतलब थेरापेटिक एजेंट की कंसंट्रेशन जितनी होनी चाहिए उतनी है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशंस के लिए जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं वो पहला है सेडिमेंटेशन मेथड्स, क्योंकि सस्पेंशन क्या होते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड दो तरह के होते हैं, तो इनके अंदर सेडिमेंटेशन का रोल रहता है, तो इस वजह से इवैल्यूएट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। डिग्री ऑफ एयर एंट्रैपमेंट मतलब उसके अंदर कितनी एयर जो है वो एंट्रैप्ड हो रखी है उस चीज़ को चेक करना। देन रियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। देन प्रिजर्वेटिव की एफिशिएंसी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। देन इमल्शंस के लिए इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या आएंगे, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट एंड एक्सटेंट ऑफ फेज सेपरेशन। ये सारे जो हैं ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हो गए लिक्विड ओरल्स के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3rd यूनिट के क्वेश्चंस। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच मेडिकामेंट इज एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल शेल विच इज मेड अप ऑफ जिलेटिन। तो कैप्सूल्स जो हैं ये सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं जिनके अंदर जो मेडिकामेंट है वो एक स्मॉल शेल के अंदर एनक्लोज्ड होता है जो कि जिलेटिन का बना होता है। ठीक है। इस तरीके से जो है कैप्सूल्स होती हैं, इनके अंदर क्या है कि एक शेल जो कि जिलेटिन का बना हुआ है, इसके अंदर जो है मेडिकामेंट वो एनक्लोज्ड होता है। ठीक है। तो ये होती है कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज जो है वो जनरली क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होती है, बट इसका जो रेंज होता है साइज का वो होता है फ्रॉम 000 to 5। ठीक है। एंड जो अलग अलग साइजेस होते हैं वो है सबसे स्मॉल साइज आ गया 000, देन 00, देन 0, देन 1 2 3 4 5। ये जो है ये अलग अलग साइज होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है वो हमें यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है ये दो सेपरेटेड पार्ट से बनी होती है जिन्हें बॉडी एंड कैप कहा जाता है। मतलब देखो जैसे कैप्सूल इस तरीके से होती है तो इसके जो ये दो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कैप जो है वो अलग हो जाता है एंड इसके नीचे बॉडी जो है वो अलग रह जाती है। तो इस तरीके से दो पार्ट से जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बना होता है। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट से इस तरीके से ही बना होता है। ये दोनों एंड इसके अंदर कुछ भी पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर प्लास्टिसाइजर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऐड होता है जिससे कि उसे हार्ड बना के रख सके। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर प्लास्टिसाइजर जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर ऐड करा जाता है जिससे कि वो ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ी सॉफ्ट रहे। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है मोस्टली सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है ये राउंड या फिर ओवल शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल। तो कैप्सूल के लिए क्या क्या इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, सेकंड इज डिसोल्यूशन टेस्ट, थर्ड इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, फोर्थ इज कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, फिफ्थ इज मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट एंड लास्ट इज मास वेरिएशन टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं कैप्सूल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैलेटाइजेशन। तो अब पैलेटाइजेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। सो पैलेटाइजेशन इज एन एग्लोमेरेशन प्रोसेस इन विच द फाइन पाउडर्स और पार्टिकल्स ऑफ बल्क ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फ्री फ्लोइंग एंड रफली स्फेरिकल यूनिट्स कॉल्ड पैलेट्स। तो पैलेटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बहुत ही फाइन पाउडर या फिर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं बल्क ड्रग या फिर एक्सिपिएंट्स के, वो स्मॉल फ्री फ्लोइंग एंड रफली स्पैरिकल यूनिट जिन्हें पैलेट्स कहा जाता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पैलेटाइजेशन का सिंपली मतलब है कि पैलेट्स का फॉर्मेशन होना। एंड इसे जो है साइज एनलार्जमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जैसे जो फाइन पार्टिकल्स है इस तरीके से फाइन पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस तरीके से स्मॉल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फाइन पाउडर है इसका साइज एनलार्जमेंट हो गया, तो इस वजह से इसे साइज एनलार्जमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। एंड ये जो हमारे पास में स्मॉल यूनिट्स आती हैं इन्हें पैलेट्स कहा जाता है। तो फाइन पाउडर का स्मॉल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होना जो कि फ्री फ्लोइंग होती है, रफली स्पैरिकल होती है, उस प्रोसेस को जो है पैलेटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम मैथड्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए जो अलग अलग मैथड्स होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो आइसोटोनिसिटी क्या होता है, सिंपली क्या है कि कोई भी सोल्यूशन जो है उसकी कंसनट्रेशन 0.9% W/V है जो कि हमारी बॉडी के कंसनट्रेशन से मैच करती है, तो उस सोल्यूशन को जो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। अब आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए जो मैथड्स होते हैं वो है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, व्हाइट विंसेंट मेथड, स्प्राउट्स मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड्स जो है वो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स। तो अब लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। So large volume parenterals are sterile aqueous solutions or emulsions having water for injection as its main component. They are administered by intravenous infusion and formulated as single dose injections. They are packed and administered in large volumes 100 milliliter used in fluid replacement therapy. तो large volume parenterals जो है simply इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, एंड ये मेनली क्या है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर काम आते हैं। इन्हें लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर बनाया जाता है, मेनली जैसे जनरली 100 मिलीलीटर के अंदर जो है ये बने होते हैं। ठीक है, एंड ये सिंगल डोज इंजेक्शंस होते हैं, इन्हें एक ही बार में दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है। एंड ये स्टेराइल एक्वस सोल्यूशंस या फिर इमल्शंस होते हैं जिसके अंदर मेन कॉम्पोनेंट जो है वो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्या वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर इसे एडमिनिस्टर करा जाता है जैसे कि 100 मिलीलीटर के अंदर। एंड ये पैरेंट्रल प्रिपरेशन इसे इंट्रावेनसली दिया जाता है इसलिए पैरेंट्रल, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। एंड इसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर यूज़ करा जाता है जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो उन सारी चीज़ों के अंदर उसे ठीक करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो फिर उतना ही जो है चढ़ा दिया जाता है ब्लड वगैरह फ्लूइड वगैरह जिससे कि जो लॉस हुआ है उसे कंपेंसेट करा जा सके एंड जल्दी से जल्दी उसे ठीक करा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पायरोजेंस एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। तो पहले तो हमें ये बताना है कि पायरोजेंस होते क्या हैं, उसके बाद में हमें ये बताना है कि उन्हें प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है। सो पायरोजेंस आर एंडोटॉक्सिन मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर व्हेन पैरेंट्रल प्रिपरेशंस कंटामिनेटेड विद देम आर एडमिनिस्टर्ड।
सो पायरोजेंस जो है ये एंडोटॉक्सिन मेटाबोलाइट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, एंड ये क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं अगर किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं तो। मतलब जैसे कोई पेरेंटल प्रिपरेशन है उसका क्या पायरोजन टेस्ट करा जाता है, वहाँ पर ही हमने पायरोजन वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो पायरोजन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि वो जो प्रिपरेशन है उसके अंदर पायरोजन्स तो प्रेजेंट नहीं है। सो पायरोजन सिंपली ऐसे एंडोटॉक्सिन मेटाबोलाइट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं एंड बॉडी टेम्परेचर को ये बढ़ा देते हैं अगर ये किसी भी पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, अब इन्हें प्रिवेंट किस तरीके से करा जाता है, इन्हें प्रिवेंट करा जाता है जब इन्हें मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, डिस्पेंस करा जा रहा है तो वो एसेप्टिक कंडीशन के अंदर करा जाए, मतलब कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कंडीशन जो है उसके अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग करनी चाहिए। एंड जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करा जा रहा है पेरेंटल प्रिपरेशन को बनाने के लिए उन्हें हीट से ट्रीट करना होगा एंड वो पायरोजन फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक्स। तो ऑफ्थेल्मिक्स मतलब जो आई प्रिपरेशंस होती हैं जिन्हें आईज के अंदर यूज़ करा जाता है उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इन्हें ईजिली एडमिनिस्टर करा जा सकता है, इनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं क्योंकि ये क्या करती है डायरेक्टली सिस्टम के अंदर तो ये वैसे भी जाती नहीं है, मतलब बहुत अंदर तक नहीं जाती है, आइज़ पर काम करके इनका काम खत्म हो जाता है। देन इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली इन्हें आई में यूज़ करना होता है, आई पर ही इसे एडमिनिस्टर करा जाता है इसलिए। तो अब एब्जॉर्प्शन क्विक होता है तो इसका इफेक्ट जो है वो भी क्विक आता है एंड इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट। तो आई ऑइंटमेंट के अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करा जाता है आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आई ऑइंटमेंट को बनाने के लिए सिंपली 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करा जाता है, येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड वूल फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सनस्क्रीन क्रीम। तो सनस्क्रीन क्रीम्स को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वह क्विनीन बाइसल्फेट, कोलेस्ट्रीन एब्जॉर्प्शन बेस, मिनरल ऑयल, अल्कोहल, वाटर एंड परफ्यूम। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सनस्क्रीन क्रीम्स को बनाने के लिए उनकी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम। तो जो कोल्ड क्रीम होती है एंड जो वैनिशिंग क्रीम होती है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। सो कोल्ड क्रीम जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जन होती है मेनली, एंड वैनिशिंग क्रीम जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्जन होती है। ठीक है, कोल्ड क्रीम जो है इसे स्किन के ऊपर अप्लाई करा जाता है स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए एंड मेकअप को रिमूव करने के लिए। वैनिशिंग क्रीम जो है इसे स्किन के ऊपर अप्लाई करा जाता है जिससे कि स्किन को एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे डस्ट हो गई, धूप हो गई, उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए। देन कोल्ड क्रीम को क्या करा जाता है, मेकअप को साफ करने के लिए यूज़ करा जाता है, एंड वैनिशिंग क्रीम को एडहेसिव के रूप में यूज़ करा जाता है मेकअप पाउडर्स के लिए, मतलब मेकअप पाउडर्स को सेटल करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम के बीच में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एरोजोल। तो एरोजोल या फिर फार्मास्यूटिकल एरोजोल क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर बतानी है। सो एन एरोजोल इज अ डिस्पर्स फेज्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फाइन सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन द कंटिन्यूस फेज दैट इज द प्रोपेलेंट गैस। तो एरोजोल जो है एक डिस्पर्स फेज सिस्टम होता है जिसके अंदर एक क्या होता है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक कंटिन्यूस फेज होता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, कंटिन्यूस फेज जो है वो प्रोपेलेंट होता है मतलब कि गैस होती है। तो डिस्पर्स्ड फेज सिस्टम के अंदर बहुत ही फाइन सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंटिन्यूस फेज प्रोपेलेंट या गैस के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। मतलब जैसे पूरा का पूरा जो है यहाँ पर गैस फेज है एंड इसके अंदर या तो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो है वो इस तरीके से डिस्पर्स्ड होंगे, तो अंदर वाला जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया एंड पूरा का पूरा जो है वो कंटिन्यूस फेज हो गया। ठीक है, या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के रूप में प्रेजेंट होते हैं एंड गैस जो है वो तो कंटिन्यूस फेज होती है। तो इस तरीके से एरोजोल जो है एक डिस्पर्स्ड फेज सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरोजोल सिस्टम। तो एरोजोल सिस्टम के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। सो हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं एरोजोल सिस्टम के। फर्स्ट इज सॉल्यूशन सिस्टम, सेकेंड इज वाटर बेस्ड सिस्टम, थर्ड इज फोम सिस्टम, फोर्थ इज इंटरनेजल एरोजोल्स एंड फिफ्थ इज सस्पेंशन और डिस्पर्जन सिस्टम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो अलग अलग जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, मेटल्स, फाइब्रस मटेरियल्स, फॉइल्स, फिल्म्स एंड लैमिनेट्स।
ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट यूनिट के अंदर पैकेजिंग वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डोजेज फॉर्म होते हैं, तो उनको पैक करने के लिए जितने मटेरियल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं ग्लास के अंदर पैक हो जाते हैं, कुछ रबर के अंदर, कुछ प्लास्टिक के अंदर, कुछ मेटल्स के अंदर, कुछ फाइब्रस मटेरियल्स के अंदर, कुछ फॉइल्स, फिल्म्स एंड लैमिनेट्स के अंदर। ठीक है। रबर जो है इसे मेनली कैपिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करा जाता है, या फिर आई ड्रॉप्स के अंदर जो है रबर यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो है ये सारे मटेरियल्स हैं जिन्हें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।